हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं इस वक्त इस रीजन में, मिडल ईस्ट में। और एक तो जब से गज़ा में हमास और इसराइल के दरमियान जंग स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पहले हम यमन को समझ रहे थे कि शायद उससे मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन अब गज़ा की सिचुएशन के बाद ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं और स्पेशली उन इलाकों में जहाँ से दुनिया भर की ट्रेड और बिज़नेस का एक रास्ता है, एक जिसे कहते हैं समंदरी रास्ता है, वहाँ से बहुत सारे शिप्स गुज़रते हैं। वहाँ पर हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इंडिया ने अपने 3 जो वॉरशिप्स हैं उसको भेजा है गल्फ़ की तरफ। और इसके साथ-साथ राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने अभी 2 दिन पहले जो अटैक हुआ था इज़राइल के शिप के ऊपर, उसके करने वाले अगर ज़मीन के अंदर हो या समंदर के अंदर हो तो हम उनको निकाल बाहर करेंगे। क्या चल रहा है, क्या नहीं, इस हवाले से आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन किया हुआ है सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Always a pleasure, Fakar bhai. Always a pleasure to be on your show. Thank you so much for थैंक यू inviting वेरी me. मच। बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो ये है And कि Fakar Raglai to you, Fakar थैंक bhai. यू। आपको भी बखैर रागले कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बखैर रागले कहते हैं और आई होप सो कि तासो भी ठीक ठाक ही है। डॉक्टर साहब, एक तो इस वक्त जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की, लेकिन उसका इम्पैक्ट जिस तरह यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर का इम्पैक्ट हमें नजर आया था हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, बाकी दुनिया में भी, लेकिन इसका तो डायरेक्टली हम और आप इससे मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि यकीनन पाकिस्तान में भी जो कुछ आता है वो उधर से गुजर के आ रहा होता है या जा रहा होता है, और इंडिया में भी या फिर बाकी कंट्रीज में भी इसी तरीके से, लेकिन शायद हम ज्यादा इससे अफेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये 3 शिप्स अभी भिजवाई हुई हैं, 2 इससे पहले भी थी। तो कैसे कंट्रोल किया जाए? अरब मुल्क हैं वहां पर मिडिल ईस्ट में, वो उनके पास भी एक ताकत मौजूद है, अमेरिका भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल फकर भाई, बात तो सही है कि आप अगर 5 शिप, अगर आप नेवी के मैं मेरे पास डेटा नहीं है, मैंने नहीं देखा, पर अगर आप कह रहे हैं कि 5 नेवी की शिप चली गई हैं और 20 कंट्रीज ऑलरेडी आ चुकी हैं कि हमको रेड सी के ये जो सुएज कनाल वाला जो पैसेज है इसको प्रोटेक्ट करना है, फिर भी अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो सोचने की बात है, बिकॉज कि हमारे यहाँ पे कल ही एक शिप आया है जिसके ऊपर अटैक किया गया था ड्रोन से, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो नेवी का जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है वो उसकी फोरेंसिक जांच और ये डिटरमाइन कर रहा है इवन द वेक्टर की किस डायरेक्शन से वो अटैक हुआ था, ताकि डिटरमाइन किया जा सके पॉजिटिवली कि आया कहाँ से था, क्योंकि इस समय सिचुएशन इतना वोलेटाइल है कि आप अगर किसी खतरे मतलब र्यूमर का शिकार हो गए या फैक्ट्स आपने सही स्टैब्लिश नहीं किया, किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, तो वो क्वेश्चन तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन बर्बाद हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसी कंट्री है जो आपकी फ्रेंडली कंट्री है और फिर भी वो इस तरीके के अटैक करवा रही है, तो भी ये मेजर कंसर्न है, क्योंकि ट्रेड अगर इंपैक्ट होगा इस वाले रूट से तो इसका जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है वो इकोनॉमीज पे पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाना, फिर उसके बाद प्राइस राइज का होना, या फिर उसके बाद जो है फूड क्राइसिस या एनर्जी क्राइसिस का हो जाना, बहुत कुछ हो सकता है ना। बिकॉज अगर आप ट्रेड को अफेक्ट कर रहे हैं एंड दैट टू सी ट्रेड, जो कि दुनिया का जो वर्ल्ड ट्रेड है उसका मेरे ख्याल से 90% तो ट्रेड यहीं से होता है। और कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि 12% ट्रेड रूट तो इस वाले रास्ते से आता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉरेन की जो एजेंसियां हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं डमास्कस में, सीरिया में जाकर के। आज इजरायलियों ने इरानियन रिपब्लिकन गार्ड के जो है बड़े मेजर ऑफिसर थे उनको जो है वो टारगेटेड असैसिन कर दिया है। सो थिंग्स आर इंस्टेड ऑफ गेटिंग व्हाट यू कॉल डायल डाउन, इट्स गेटिंग फ्लेयरिंग अप, जिसको कहते हैं। इट्स ना देयर इज अ क्लियर फ्लेयर अप, और पीपल नीड टू कूल डाउन, काम डाउन, बिकॉज ये ऐसे नहीं चल पाएगा कि आप रिएक्शन दें और वो रिएक्शन कल को बड़ा भारी पड़ जाए। बट ये भी है कि हमारे शोर्स में आने वाले शिप की सुरक्षा करना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। नहीं तो कल को तो कोई नहीं आएगा, कोई कहेगा यार हमारे और यहाँ से अटैक हो रहा है, वहां से अटैक हो रहा है, तो आपके यहाँ पे हम जाएं क्यों जब आप हमको सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज फॉर इंडियन नेवी। बट
मैटर कहाँ जाएगा कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि अब ये कोलिशन ऑफ फोर्सेज हैं जो कोलिशन फोर्सेज हैं अमेरिका की जो 20 कंट्रीज आई हैं वो क्या करती हैं देखिए कैसे वर्ल्ड रूट को या स्टेट रूट को प्रोटेक्ट करेंगे और इसको अनहिंडर्ड रखेंगे। दैट्स अ पोजीशन टू सी। हम लोग सिवाय गेस करने के कुछ कर नहीं सकते फकर भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है, क्योंकि इसराइल का भी एक बड़ा रोल है। अमेरिका बड़ा सपोर्ट करता है उनको, बल्कि मैं कहता हूं, बल्कि अभी मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि आपको ये समझना चाहिए और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसराइल इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनजीए। तो ये बड़ी एक बात है। ऐसा लग रहा है कि अगर वहां से कोई चीज सही नहीं होती, लेट सपोज अमेरिका करवा सकता है, और यकीनन इजराइल शायद उनकी सुन ले, मुझे नहीं पता कि सुनते, बाकी तो किसी की नहीं सुनते, लेकिन शायद अमेरिका की इसलिए सुन ले कि अमेरिका हर किस्म की हेल्प उनको करता होता है। तो अगर, क्योंकि ये ओसीस का तो एक ही वो है, हमने सुना है कि भाई जब तक गजा में जंग बंदी नहीं होती हम इस तरीके से अटैक करेंगे इसराइल के जहाजों को, यानी जो इंडिया के इलाके में उस पर अटैक हुआ किसी और पे भी हो सकता है। पाकिस्तान का जो एरियाज है वो भी इतने उनसे दूर नहीं है, क्योंकि अगर वो इंडिया में कर सकते हैं उस एरिया में, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के एरिया में भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसराइल के जहाज तो नहीं आते, लेकिन बाकी शिप्स का तो आना जाना है, इंटरनेशनल जो सी रूट है। आपको क्या पता कोई इसमें बदमाशी कर दे, इसके भी तो चांसेस है ना। जी जी जी। तो ये बड़ा खतरनाक इशू है, क्योंकि ये सिर्फ ये बात नहीं है कि अटैक हो रहे, ये इकोनॉमीज को चौपट करने का तरीका है भाई। वी आर सिटिंग एट द कस्प ऑफ टेकिंग ऑफ। अब आप यहाँ की इकोनॉमी चौपट कर दो तो भाई आपको इलेक्शन हरवाना है, अभी आप ब्लॉकेट कर दीजिए। जैसे जैसे लोगों का क्या कहते हैं इकोनॉमी खराब होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी और चीजें बढ़ेंगी, लोग गवर्नमेंट को बदल देंगे। तो आपको तो गवर्नमेंट के तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, इट हैज नाउ स्नोबॉल्ड इनटू अ वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब ये ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट में हो रहा है, पहले ये लैंड कॉन्फ्लिक्ट थी या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थी, नाउ इट हैज बिकम अ ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब ये इंटरनेशनल सी में जा चुका है, तो थिंग्स आर इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंट्रोल्ड दे आर ओनली गेटिंग स्पिल्ड ओवर। वो तो हाथ से ही निकलता जा रहा है। तो आज की डेट में हम इस कॉन्फ्लिक्ट की अगर आइडेंटिफिकेशन करें तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी? इज इट अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, इज इट अ लैंड कॉन्फ्लिक्ट, इज इट अ टू स्टेट सोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट, इज इट अ ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट? आई मीन इट हैज ऑल स्नोबॉल्ड इनटू वन थिंग। तो अगर इसको नहीं रोका गया या इसको डेफ्टली नहीं हैंडल किया गया, सो थिंग्स माइट टर्न इनटू हॉट परसूट, जिसको हम कहते हैं वॉर का रूप ले सकती है। बिकॉज यू नेवर नो कौन सटका हुआ है। भाई इजराइल में कोई तो सटका हुआ है जो मार रहा है, ईरानियंस को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। भाई नेतन्याहू नीड्स टू नाउ सी कि ये कहां तक ले जाएंगे, हाउ लॉन्ग एंड हाउ फार वुड यू गो ऑन। इवन अमेरिका से भी आवाजें उठ रही कि भाई अब तो रुको यार, कुछ एटलीस्ट डिस्कशन तो शुरू करो यार। पर आप अगर चीजों को एकदम ऐसे कॉर्नर पे ले जाना चाहते हो कि दुनिया के हाथ में कुछ रह ही नहीं जाए, सो फिर मजबूरी होगी ना। तो अब इजराइल को, समवन नीड्स टू टॉक टू इजराइल भाई कि कम ऑन बोर्ड। ये आप नहीं आ रहे हो कम ऑन बोर्ड और हम सब फंस रहे हैं उसमें। आप मार रहे हो किसी मुलावी को, लेकिन बिजनेस तो साला हमारा ठप हो रहा है, क्योंकि हमारा तो हमने तो नहीं मारा, और हमारी शिप को लोग कॉन्टेक्ट ये कर रहे हैं, क्या नाम है, अटैक कर रहे हैं। या तो फिर अगर आप में इतनी क्षमता है तो इनको कंट्रोल करो, ये जो अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर। वरना अदरवाइज फकर भाई आप बताइए, लड़ाई तो आपकी है और हम फंस रहे हैं इसमें। हमारा बिजनेस और ट्रेड को इसमें नुकसान होना शुरू हो गया है। हमारे यहाँ कंपनियां नहीं आएंगी या शिप नहीं आएंगी। और आपको मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एज अ शिप लॉयर की थी, मैरीटाइम लॉयर। मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट में एक एक दिन का जो डिले होता है ना, वो 0.1% के हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर मान लीजिए 500 मिलियन डॉलर का सामान है, तो आप उसका समझ रहे हैं डीले का कॉस्ट कितना होता है, उसका इंश्योरेंस का कॉस्ट कितना होता है। और जो ये लोगों को नहीं पता है, जो इसके ऊपर अटैक हुआ है, जो टग जो शिप्स जाती है, छोटी छोटी शिप्स होती है, कि जैसे मान लीजिए हमारी गाड़ी अगर हम रोड पे कार चला रहे हो, कार बिगड़ जाए तो होता है ना, टो करने के लिए आती है, कारें लेके जाती है। अगर शिप बीच में खराब हो जाए ना, तो उसके लिए जो टो करने वाली आती है टग शिप्स, उनका कॉस्ट बहुत लंबा चौड़ा होता है भाई। तो इट्स अ मैटर ऑफ इकोनॉमी नाउ, नो मोर वॉर बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। तो भाई लोगों को बैठना तो पड़ेगा ना। People need to sit down, countries need to sit down and talk to Israel and Palestine and Hamas और ईरान कि भाई क्या चल रहा है, कब तक चलेगा ऐसा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा डॉक्टर साहब, इंडिया का कह रहे हैं कि शायद 200 अरब डॉलर से ज्यादा का मतलब
इस पे ट्रेड है, 735 बिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, और जैसे कि हम सबको पता है कि 90% जो है वो सी रूट के जरिए ही सारा कुछ जा रहा होता है। तो वही आप वाली बात है कि इसका नुकसान तो हम लोग ही उठाएंगे। चले पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है, लेकिन हम इम्पोर्ट्स तो करते हैं ना। हमारे पास तेल आ रहा होता है और ईडेबल ऑयल आ रहा होता है, बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे पास आ रही होती है। इसी तरह हर कंट्री की जरूरियात होती है, ऐसा तो नहीं है। और ये वो कंट्रीज हैं कि जिनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, यानी पाकिस्तान की 25-26 करोड़ है, हिंदुस्तान की 140 करोड़ है, इसी तरह चीन है, उसकी भी तकरीबन आसपास 130-135 करोड़ की जनता रहती है वहां पे। तो ये बांग्लादेश है, फिर ईरान है, फिर अफगानिस्तान है। इन सबको अगर काउंट किया जाए तो ये समझ लें कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बनती है। तो सर क्या हिंदुस्तान कोई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसराइल को, या फिर यूएस को, या फिर मिडिल ईस्ट को? देखिए फकर भाई, ऐसे मैटर में आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। वॉर के मैटर में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, राइट। क्योंकि उनकी सेंसिटिविटीज अलग होती हैं। तो आप राइट। जाकर के अगर उसमें अगर इंडिया जाके चौधरी बनने जाएगा ना, तो इंडिया का ही बल्कि रेपुटेशन खराब हो जाएगा। सही। क्योंकि सबकी इतनी सेंसिटिविटी, आप किसके साइड लेंगे? हमास का साइड लेंगे या आप पैलेस्टाइन का, अरे इजराइल का साइड लेंगे कि पैलेस्टाइन का साइड लेंगे? तो गुड ऑफिसेस तभी की जाती है जब दोनों पार्टीज कह देंगे हाँ भाई वी आर रेडी फॉर द गुड ऑफिसेस। अदरवाइज आप जबरदस्ती का चौधरी बनने चाहेंगे और दुनिया को ना आप शिक्षा दे के आए कि वॉर बड़ी बुरी चीज है, ये है। पुतिन साहब को तो मोदी साहब ने 1 साल पहले बोल दिया था दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। रुक गए पुतिन साहब, वो तो और दावे पड़े हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कौन रुक गया भाई? और आपके अंदर फकर भाई, आपको अगर गुस्सा है तो हम आपको समझाने जाएं तो आप कहोगे यार तुमको समझ नहीं है मेरी इशू क्या है, क्योंकि सबकी अपनी सेंसिटिविटीज है। जबरदस्ती का चौधरी बनने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर उनमें विलिंगनेस होगी तो वो कहेंगे कि हाँ नाउ इट्स टाइम दैट वी आर लुकिंग फॉर सम पार्टीज टू मीडिएट। अभी कल पुतिन साहब का स्टेटमेंट आया कि हम किसी भी तरीके के बातचीत के लिए तैयार नहीं है। कभी आता है कि हम तैयार हैं, कभी आता है कि हम नहीं तैयार हैं। तो कॉन्फ्लिक्टिंग तो व्यूज आ रहे, नो वन नोज व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। उसी तरीके से यहाँ पे अभी मैं पढ़ रहा था मिंट की न्यूज में कि $200 बिलियन का ये जो रेड सी वाला रूट है, और भी केप ऑफ गुड होप है, ये रेड सी वाले रूट से $200 बिलियन का ट्रांजैक्शन एवरी ईयर होता है। भाई $200 बिलियन हमें आपको बड़ा कम नंबर लग रहा होगा, लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो शिप कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो चार्टर पार्टीज होती हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, दीवाला और भट्टा बैठ जाएगा भाई उनका। नहीं सर, बहुत बड़ी अमाउंट है। हो सकते हैं इंडिया वालों को इतनी न लगती हो, पाकिस्तान को तो हमसे पूछ ले, अगर हम डॉलर हम लेते हैं आईएमएफ से तो कितनी वो मुश्किलें होती है। 200 अरब डॉलर तो एक मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान का, यानी टोटल जीडीपी पाकिस्तान का 300 अरब डॉलर का है। तो अब आप हिसाब लगा, यानी पाकिस्तान का जितना टोटल वॉल्यूम है उसका ऑलमोस्ट 70% बनता है। तो बहुत बड़ी अमाउंट है, हमें पता है, बहुत बिल्कुल आपकी बात सही है। हमें थोड़ा सा कम नंबर लग रहा था, लेकिन अब ज्यादा लग रहा है। आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैं उसको अंडरस्टिमेट कर रहा था। एंड बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं एज अ लॉयर भी बता रहा हूँ आपको ना, आप देखें जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, जो ये चार्टर पार्टी है, जिसका माल होगा उसके ऊपर ये पेरिशेबल आइटम्स भी होते हैं ना इसमें, कि एक समय के बाद वो चली जाएगी। और अगर आपने टाइम पे देखिए, ये इट विल क्रिएट, जिसे कहते हैं ना वो कैस्केडिंग इफेक्ट। उसमें होगा ये कि मान लीजिए अब मैंने आपसे शिप की इस समय मुझे मिलना चाहिए सामान, वो सामान उस दिन नहीं मिला तो अब मैं सामने वाले को सामान नहीं दे पाऊंगा, सामने वाले को नहीं मिला वो उसको नहीं सामान दे पाएगा। ये और प्लस अब आपका ये होता है कि आपने शिप यहाँ पे खाली कर दी है, ये 4-4 साल 5-5 साल में एडवांस बुकिंग रहती है शिप्स की। उन्होंने कहा कि हाँ भाई आपकी इस दिन शिप खाली होगी, इस दिन मेरे यहाँ आएगी, अब इस दिन वहां जाएगी। तो अब शिप जब उसको नहीं मिलेगी, मान लीजिए कि इंडिया में शिप को डिलीवर कर देना चाहिए था 12 जनवरी को, 12 जनवरी को डिलीवर होता और 14 तक ये अनलोड हो जाता, 15 तारीख 14-16 तारीख तक शिप को क्लीन व्लीन करके या जो भी करना होता, मान लीजिए एक हफ्ते बाद शिप अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे चला जाता, दूसरा माल लेकर के, या खाली भी जहां भी जाना है। अब वो सारा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वो कहीं खड़ा है स्टैंडर्ड बीच में, और जो ट्रैफिक है वो अलग से होगा। तो इट्स अ ह्यूज लॉस, बड़े बड़े बिजनेस डूबेंगे इसमें। तो और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मेरा दोस्त ये कह रहा था कि तुम देखना इंडिया में अभी एनर्जी प्राइसेस का क्या हाल होगा, क्योंकि ये एनर्जी वाले प्रोडक्ट आते हैं ज्यादातर इस वाले रूट से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। So दिस इज ये सब का जड़ क्या है? क्योंकि ये तो आज ही हुती वालों का स्टेटमेंट आया कि हम तो टारगेट करेंगे। बिल्कुल। तो अब या तो हुती का मतलब है ईरान, अब या तो फिर ईरान से रशिया डायरेक्ट पंगे ले ले अमेरिका की भाई आओ इट्स अ वॉर, वो भी नहीं कर रहे हो मेरे ख्याल से। तो ये देखिए इतना, अब मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का तो नहीं प्रशंसक हूं, बट मुझे लगता है कि अमेरिका ही कह रहा है ईरान को कि तुम जरा टेम्परेचर बढ़ाओ अभी जरा, क्योंकि ईरानियों को सबक आए, स्क्रूज टाइट कर दें। स्क्रूज टाइट करो।
क्योंकि उनका ही शिप तो इजरायलियों का शिप ही तो कंट्रोल किया और कोई हाई तौबा नहीं बचा रहा है। हाँ अगर आप इसराइल के साथ खड़े थे तो आपको तो अब तक अटैक बोल देना चाहिए था ईरान के ऊपर, बिकॉज कि भाई ट्रेड ब्लॉकेड, जो सी ब्लॉकेड है, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। या तो आप बिल्कुल तो उसको नहीं कर रहे हो, आपने उनका जो ब्लॉकेट किया हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि इवन वेस्ट कंट्रीज में भी जो है देयर इज अ फटीग एंड दे वांट इजराइल टू सिंपली स्लो डाउन। और वो ये हो सकता है, मैं हो सकता है मे बी रॉन्ग, इट इज जस्ट अ वाइल्ड गेस, बट आई एम नॉट रूलिंग इट आउट कि पीछे कोई और इनको सीआईए वाला भी कह रहा है कि तुम जरा टाइट करो, टाइट करो इनके, इनको और अभी समझ में नहीं आ रहा है। दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी, यू नेवर नो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मगर ये और है तो कंसर्न ना भाई, ये वॉर ये कहाँ जा गया भाई, आदमी मर रहे हैं, ट्रेड भी अब इफेक्ट होने पड़ा लगा है, और ये सारी इकोनॉमियां, अभी हम रशिया से नहीं निकले, कोविड से नहीं निकले, उसके बाद भाई और इससे आ गए। तो भाई दिस इज अ सीरीज ऑफ डिवास्टेटिंग इफेक्ट, लोगों को ये पॉवर्टी के नीचे ले जाएगा। बड़ी मुश्किल से हम निकालते हैं 1 मिलियन लोगों को कुछ सालों में, और आप फिर ये सब हरकतें करके और फिर लोगों को पॉवर्टी के नीचे डाल देते हो यार। तो एग्जैक्टली ये वर्ल्ड नीड्स टू सिट डाउन विद इजराइल एंड पैलेस्टाइन एंड हमास, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है ईरान, एंड सॉर्ट इट आउट बाबा कि ये क्या चलना है, वो इसको कहाँ ले जा रहे हो आप। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट है और वो कह रहे हैं कि हम जी जमीन में हो, समंदर में हो, हम इसको निकाल बाहर करेंगे। तो क्या चीजें हो सकती है? क्योंकि दो ऑप्शन, मतलब दो चीजें हमें नजर आती हैं। जिस तरह अमेरिका ने तो खैर फौरन कह दिया था कि जी ईरान ने किया, लेकिन जरूरी नहीं। आप वाली बात सही है, और मैंने कल इस पे एक शो भी किया था कि इंडिया शायद काफी मेच्योरिटी दिखा रहा है इस चीज के ऊपर कि उन्होंने, मैंने अभी तक, कम से कम मैंने पर्सनली नहीं कहीं खबर में देखा कि इंडिया ने कहीं कहा हो कि ईरान हो सकता है या ये या वो। हाँ, हो सकता है कि वो कोई बैकडोर बात हुई हो उनकी, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड टाइप जिसको कहते हैं बात, उस तरह की शायद बातचीत हुई हो। लेकिन और फिर दूसरा आता है यमन के ओसिस। ये दो चीजें सामने नजर आ रही है, बाकी कोई तीसरा भी एग्जैक्टली लगता है तो कुछ अगर है तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं। और अगर निकल आता है तो फिर क्या होगा? क्या उसको निशाना बनाया जाएगा? कोई क्या सबक सिखाया जाएगा कि वो आइंदा इस तरह की हरकत ना करे? क्योंकि इसका नुकसान, मैंने कहा, ये नहीं है कि ये इंडिया के करीब, सी पोर्ट के करीब शिप थी और उसके ऊपर अटैक हुआ तो उसका नुकसान सिर्फ इंडिया को होगा। नो, इसका नुकसान पूरे रीजन को हो रहा है, हमें भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है, बाकी जितने कंट्रीज हैं उन सबको हो रहा है। देखिए, इंडियन नेवी सिर्फ इंडिया को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है भाई, या इस एरिया के छोटे बड़े बहुत देशों को प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी। जी बिकॉज हर कंट्री के पास इतना पैसा और इतनी क्षमता नहीं है कि इतने बड़े बड़े वो जो है एयरक्राफ्ट कैरियर और सी बिल्कुल हारियर और ये सब लेके चले। दे कांट अफोर्ड इट, एंड व्हाई शुड दे अफोर्ड इट? एग्जैक्टली। इस पे पैसा लगाने का कोई वो नहीं है। तो इंडियन नेवी इज अ गारंटर ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन दिस रूट, और इंडिया को वो रोल प्ले करना पड़ेगा। देखिए, ट्रेड का सबसे जो गोल्डन रूल है फकर साहब, सिक्योरिटी। कोई भी बंदा अपना माल वहां नहीं लगाएगा जहां सिक्योरिटी नहीं है, कि भैया हमारा बिजनेस ठप हो जाए। तो ये तो इनको कहना पड़ेगा राजनाथ सिंह जी को, मतलब चूंकि रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री को ये बयान देना पड़ेगा, ताकि जो बिजनेसमैन है उनको ये अश्योरेंस हो कि इंडिया इज सीरियस अबाउट इट एंड इंडिया इज नॉट टेकिंग इट इज अ लाइट थिंग। अच्छा चलो, कल को ड्रोन अटैक हो गया भाई, उनके जो इस वाले में हुआ था ये शिप, तो मेरे ख्याल से वो लीबिया उबिया का था, और या नहीं, लाइबेरियन था शायद शिप, जी जी और जी 20 उसमें इंडियन थे, एक वियतनामी था। अगर किसी की डेथ हो जाती क्या कर लेते आप, उसका पूरा पीछे का बिल्कुल। वो उड़ा दिया था। उसके बाद वो इंडियन नेवी जो है और कोस्ट गार्ड वालों को जाकर के उनको लाना पड़ा, एंकर करना पड़ा है वो यहाँ पे। तो लोग घबरा जाएंगे, तो लोगों ने कैंसिल कर देना है कॉन्ट्रैक्ट। आपको सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है बिजनेस के लिए। बिजनेस जो है वो बम बारूद गोले में बिजनेस नहीं हो सकता बिल्कुल भाई। ठीक है। धंधा कर रहा है बंदा, उसको तो अपनी पैसे का सिक्योरिटी चाहिए ना, नहीं तो पैसा दबा के बैठ जाएगा। तो पॉइंट ये है कि ये तो देना ही था। और इंडियन नेवी इज नॉट जस्ट अ गारंटर ऑफ पीस फॉर इंडियन पीपल, ऑल्सो फॉर ऑल द स्मॉल आइलैंड नेशंस एंड डिफरेंट नेशंस, दे ऑल लुक अप टू इंडिया कि भाई क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो ये बयान उनका जरूरी है, और बयान ही नहीं, एक्शन भी जरूरी होगा, लेकिन विद अ होश। बिकॉज ईरान, अगर ये ईरान से आ रहा है, हुती से आ रहा है, तो बात तो करनी पड़ेगी। ईरान को बुरा लगे या अच्छा भाई तो हम इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब उसमें जो पर्पेट्रेटर्स हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। आप अगर डायरेक्टली नहीं ले रहे हो तो ईरान को, अगर ईरान से आ रहा है तो ईरान को फोर्स करवाइए कि भाई दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दिस थिंग। बिकॉज आप क्या इजराइल के रिलेशंस के लिए क्या आप इंडिया ईरान के, भाई दोनों लोग को दोस्ती निभानी है ना, कि सिर्फ इंडिया को ही निभानी है।
बिल्कुल, आपको भी देखना है बिल्कुल। कि भाई आपका ईरान को लेके एक पॉलिसी है, उसका हम विरोध नहीं करेंगे, क्यों वो पॉलिसी रखे हुए हो, हमारे हिसाब से चलो। तो उसी तरीके से आप हमारी पॉलिसी का वो नहीं रख सकते, हम तो हुँ, आपको आपकी जो पॉलिसी है उसके साथ भी हमने आपका सपोर्ट किया है, वेस्ट से दुश्मनियां निभाई हैं, आपके लिए हमेशा खड़े हुए हैं। तो ये तो इज़राइल को भी, अरे ईरान को भी डिटरमाइन करना, और एट द सेम टाइम नाउ नेतन्याहू नीड्स टू टेक अ कॉल, हाउ लॉन्ग एंड हाउ फार इज इट गोइंग टू कंटिन्यू। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। नाउ द वर्ल्ड इज गेटिंग सीरियसली इंपैक्टेड। हुँ, क्योंकि अगर, और मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि सीआईए अगर डमास्कस को मार सकती है, तो ये हुती वालों पे अटैक क्यों नहीं हो रहा है भाई, ये यमन पे क्यों नहीं अटैक हो रहा है। एग्ज़ैक्टली, दिस इज बिल्कुल सही समथिंग। कह रहे हैं। तुम बहुत डमास्कस इम्पोर्टेंट। में मार दो ईरानियों को, लेकिन हुती के रिबल में जाके हुती पे 4-5 बम गिराइए, आपका B5 है, पता नहीं क्या क्या है, वो हुँ, बिल्कुल। ड्रोन है, पता नहीं क्या क्या है भाई। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये बड़ी ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल डॉक्टर साहब। वैसे ये कम लोगों ने रेज़ किया है कि वहाँ पे तो दमास्कस में, सीरिया में आप अटैक कर रहे हैं इरानियंस को, बट व्हाई नॉट इन यमन? वहाँ पे भी हम्म, आपके लिए कौन-सा बड़ा मसला है? अगर आप ये पूरे रीजन के आप चौधरी हैं मिडल ईस्ट में, तो आपका मतलब सिक्का चलता है अमेरिका का। बहुत बड़े-बड़े अड्डे हैं सऊदी अरेबिया में और कतर में और कहाँ-कहाँ पर, शायद कुवैत में भी है। तो उनके लिए तो मेरे ख़्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब पता नहीं कि वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि कुछ टाइम में हमें ये बात हमारे सामने क्लियर हो कि यहाँ पे कौन-सी कंस्पायरेसी थ्योरी खेली जा रही थी, जिसका नुकसान इस रीजन में यकीनन 2 बड़े पावर्स हैं, इंडिया एंड चाइना, और दोनों को इसका नुकसान डायरेक्टली बहुत ज़्यादा होगा। अमेरिका तो शायद दूर है, उनको हो, लेकिन गालिबन इतना नहीं होगा जितना कि इन कंट्रीज़ को होगा। तो अब पता नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये भी एक चीज़ हो सकती है कि वो कहे कि यार इनको भी ज़रा टाइट कर लो, और दूसरी तरफ चलो इज़राइल भी थोड़ा-सा दब जाएगा कि यार अगर हमारी हम्म। सप्लाई लाइन कट जाती है तो फिर हम करेंगे क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।